हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम 14 मई के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सकें। और अगर आप इस पूरे वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी जाएगी, जहाँ पर जाकर के आप पूरे वीडियो की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल @चैंपियंस ऑफ जीए भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर आपको बहुत सारे वीडियोस, क्विज और पीडीएफ फाइल जो स्टडी के लिए उपलब्ध होगी। तो शुरू करते हैं हम 14 मई के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे बीते दिन यानी कि 13 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का। और अगर आपको डिटेल में हमारा वीडियो देखना है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे पुराने वीडियोज़ जो वो डिटेल में देख सकते हैं। हम जो वर्तमान दिन के करंट अफेयर्स है वो पढ़ने से पहले बीते दिन के करंट अफेयर्स का रिवीजन हमेशा की तरह करते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। 13 मई का हमारा पहला क्वेश्चन था, करेंसी नोट से कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए किस शहर में सामानों के होम डिलीवरी पर डिजिटल पेमेंट जो है वो अनिवार्य कर दिया है। डिजिटल पेमेंट यानी कि आपको फ़ोन पे, गूगल पे या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जो है वो पैसा सामान का देना है, यानी कि आप कैश नहीं दे सकते हैं। वो सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि नोट के ऊपर जो है वायरस का संक्रमण ज़्यादा रहता है। ऐसी स्थिति में अहमदाबाद के अंदर जो है वो डिजिटल पेमेंट को जो है वो होम डिलीवरी के वक्त, सामान खरीदते वक्त कैश पेमेंट नहीं दे करके आपको डिजिटल पेमेंट देना अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि मुंबई के बाद अहमदाबाद में काफ़ी कोरोना वायरस के जो है वो संक्रमण बढ़ गए हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया गया है। महिला पैरा एथलीट दीपा मलिक ने हाल ही में संन्यास ले लिया है। वह इनमें से किस सम्मान को पाने वाली पहली महिला है? तो महिला पैरा एथलेटिक मतलब वो होते हैं जो हैंडीकैप्ड वगैरह होते हैं, तो वो जो एथलेटिक्स अगर कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैरा एथलेटिक्स, ठीक है। तो दीपा मलिक को खेल रत्न के पुरस्कार से पिछले साल ही यानी कि 29 अगस्त को जब खेल दिवस हम मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में, उस दिन जो है वो इन्हें खेल रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और अभी ये जो भारतीय पैरा एथलेटिक ओलंपिक संघ की जो ये अध्यक्ष बनना चाह रही है, तो अध्यक्ष बनने के लिए इनको जो अपना गेम है वो छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए दीपा मलिक ने हाल ही में अभी संन्यास ले लिया है और अब ये भारत के लिए पैरा एथलेटिक संघ की अध्यक्ष होंगी और इन्हें खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त होने वाली जो ये पहली महिला है भारतीय पैरा एथलेटिक ओलंपिक में। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया था कल, कोविड-19 की वजह से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए सऊदी अरब ने कितना टैक्स यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स बढ़ा दिया है? तो ये 3 गुना कर दिया है इसको, ठीक है। यानी कि पहले 5% था ये, तो 3 गुना इसमें कर दो आप, यानी कि 3 गुना बढ़ करके अभी 15% हो गया है। सऊदी अरब अभी हाल ही में न्यूज़ में भी था, ये भी मैंने आपको कल डिटेल में बताया था। सऊदी अरब ने हाल ही में जो है वो अपने देश में कोड़े मारने की जो प्रथा थी उसको बंद कर दिया है और जो विश्व मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए यानी कि मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए ऐसा सऊदी अरब ने किया है, ठीक है। तो 3 गुना टैक्स यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स अभी हाल ही में सऊदी अरब के द्वारा बढ़ा दिया गया है। चौथा प्रश्न है हमारा, किस देश ने 10 मई को सैन्य अभ्यास के दौरान गलती से अपने ही जहाज पर मिसाइल चला दी थी जिसमें 19 से ज़्यादा लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई थी? तो ऐसा ईरान में हो गया है, यानी कि एक घटना घट गई थी ये, तो वहाँ पे 19 से ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए थे। तो ईरान देश जो है वो सैन्य अभ्यास कर रहा था 10 मई को, तो गलती के कारण जो है उसने अपने ही जहाज पर मिसाइल चला दी, ठीक है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर है ईरान। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरिशंकर वासुदेवन का हाल ही में निधन हो गया है 10 मई को कोविड-19 की वजह से। वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो ये इतिहासकार थे, एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे हरिशंकर वासुदेवन, और ये जो रूस और भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए उन्हें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस हम प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो जन्म दिन होता है 12 मई को, उसी दिन हम हर साल पूरे विश्व में जो है वो विश्व और भारत में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम लेडी विथ द लैम्प के नाम से भी जानते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, मई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक हेल्पलाइन शुरू की है? उस हेल्पलाइन का नाम है भरोसा। तो ये ओडिशा राज्य में स्टार्ट की गई है। याद रखिएगा आप, रमेश पोखरियाल निशंक जो कि हमारे एचआरडी मिनिस्टर यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्री है, उन्होंने ओडिशा राज्य के अंदर एक हेल्पलाइन शुरू की, उसका नाम है भरोसा। और इस हेल्पलाइन के जरिए लॉकडाउन के कारण जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मोटिवेशन प्रदान किया जाएगा, यानी कि अगर वो डिप्रेशन वगैरह में है तो वो हेल्पलाइन नंबर को डायल करके थोड़ा सा जो है उत्साह अपने लिए अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। तो ओडिशा राज्य के अंदर ये भरोसा हेल्पलाइन शुरू की गई है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 8 है 25 अगस्त से 30 सितंबर तक आयोजित होने वाला फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का फाइनल चरण जो है वो किस देश में आयोजित किया जाएगा। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं आपको, ये जो फीबा बास्केटबॉल विश्व कप है ये हर 4 साल में होता है, यानी कि ये पहले हुआ था 2019 में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? चीन में। और अब ये होगा फिलीपींस की राजधानी जो मनीला है वहाँ पर आयोजित किया जाएगा। फाइनल मैच जो है इसका वहाँ पर आयोजित किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमने डिस्कस किया था, किस इंश्योरेंस कंपनी ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो हाल ही में लॉन्च की है? तो ये SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा ये पॉलिसी जो स्टार्ट की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रसिद्ध गायक, गीतकार एवं संगीतकार लिटिल रिचर्ड का हाल ही में निधन हो गया है। यह किस देश से संबंधित है? तो ये अमेरिका के एक प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और गीतकार थे, ठीक है, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया। इनका नाम याद रखिएगा, लिटिल रिचर्ड। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन मैंने कल आपसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 8वीं अनुसूची जो है भारत की, भारत के संविधान की, उसमें 22 भाषाओं को जो है वो शामिल किया गया है, यानी कि भारत के अंदर 22 भाषाएं जो है वो मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा, विश्व धरोहर दिवस हम प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो ये हम हर साल 18 अप्रैल को मनाते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी स्टैटिक जीके का याद रखिएगा। तो ये थे हमारे 13 मई के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आंसर, जिनका हमने रिवीजन किया है। अब हम 14 मई के जो बेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक और इसमें आंसर बता दूं, कल मैंने एक क्विज़ पूछी थी आपसे कि फलों के अंदर मीठा स्वाद किसके कारण उपस्थित रहता है? तो जो फल वगैरह होते हैं इसके अंदर जो मीठा यानी कि स्वीट की जो प्रॉपर्टी होती है फ्रक्टोज के कारण होती है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है उन्हें बहुत बहुत बधाई। तो मैं हर वीडियो में जो लास्ट में आपसे एक क्विज़ भी पूछूंगा, उसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर्स मुझे दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब 14 मई के करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। TDP, जिसको इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं आपको, एक तो TDP और एक CII का। तो TDB जिसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कोड, और CII जिसको हम बोलते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर कौन सा डिजिटल सम्मेलन जो है हाल ही में स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये रीस्टार्ट नाम का एक अभियान जो है, या इसको हम कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं, हाल ही में TDB और CII ने मिलकर ये डिजिटल सम्मेलन हाल ही में शुरू किया है। तो ये भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का जो है आयोजन शुरू किया गया था। तो जो हमारे भारत के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने सम्मेलन के दौरान नई खोज, उद्योग साझेदारी, उन्नत शोध, कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए जो है ये सम्मेलन आयोजित किया है, और इसमें हर वर्ग के व्यक्तियों को जो है कोविड-19 से लड़ने के लिए भूमिका प्रदान करने पर जोर दिया है। इस सम्मेलन में चिकित्सा और चिकित्सा प्रौद्योगिकी, उन्नत सामग्री, नई प्रौद्योगिकी के क्षितिज, सतत भविष्य और वैश्विक नवाचार के लिए, उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी और वैश्विक आर्थिक नेतृत्व के लिए प्रौद्योगिकी गठबंधन जैसे विषयों पर तकनीकी सत्र जो है आयोजित किया गया था। तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा यह सम्मेलन शुरू किया गया। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, TDB और CII ने मिलकर कौन सा डिजिटल सम्मेलन जो है वो हाल ही में शुरू किया है? तो ये है रीस्टार्ट सम्मेलन, याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरा प्रश्न है हमारा 14 मई का, फ्रेंच साइक्लिस्ट रेमी डी ग्रेगोरिया पर UCI ने कितने साल का जो है प्रतिबंध लगा दिया है? तो इन्होंने प्रतियोगिता के दौरान जो ड्रग इस्तेमाल की थी, कौन सी ड्रग मैं अभी आपको बताता हूँ। तो UCI के द्वारा इन पर 4 साल का जो है वो प्रतिबंध लगा दिया, याद रखिएगा। फ्रेंच साइक्लिस्ट इनका नाम था, ये फ्रेंच के थे साइक्लिस्ट, इनका नाम था रेमी डी ग्रेगोरिया, ठीक है। तो UCI की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। UCI जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन, इसका मुख्यालय आइगल में है जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है डेविड लेप्टिएट, याद रखिएगा। और इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन जिसको हम UCI के नाम से जानते हैं, इन्होंने फ्रेंच साइक्लिस्ट जो हैं रेमी डी ग्रेगोरिया पर प्रतिबंध जो है वो ब्लड बूस्टिंग हार्मोन EPO जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन का सेवन करने के लिए इनके ऊपर 4 साल का जो है बैन लगा दिया है। और रेमी डी ग्रेगोरियो जो है ये, इन्होंने 8 मार्च 2018 को पेरिस से नीस की जो लंबी दूरी की ट्रिप हुई थी साइकिल रेसिंग की, उसमें ये डोप टेस्ट किया था, और इसके कारण इनका जो ब्लड था उसका सैंपल लिया गया था और उसके अंदर बूस्टिंग हार्मोन की जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई है, और इसी के कारण इनके ऊपर जो है वो UCI
जिसे हम इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन बोलते हैं, उन्होंने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखिएगा। फ्रेंच साइक्लिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो पर यूसीआई ने कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ये 4 साल का लगा दिया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं और आपको बता देता हूँ, जो पाकिस्तान के क्रिकेटर है उमर अकमल, उनके ऊपर भी जो है अभी भ्रष्टाचार के कारण जो है वो 4 साल का क्रिकेट करियर पर जो है वो बैन पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा लगा दिया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किस प्रसिद्ध अमेरिकी कॉमेडियन का निधन हाल ही में हो गया है? तो ये जेरी स्टिलर थे। जेरी स्टिलर एक प्रसिद्ध अमेरिका के कॉमेडियन थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा मैं आपको और ये जो 4 नाम मैंने यहाँ पे ऑप्शन में दिए हैं, 3 शफीक अंसारी, मनमीत सिंह वालिया और राजा रंगप्पा नाइक, इनके बारे में बता देता हूँ। जेरी स्टिलर ये तो अमेरिका के एक प्रसिद्ध कॉमेडियन था जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा शफीक अंसारी ये एक अभिनेता थे जो कि टीवी सीरियल के अंदर काम करते थे। और मनमीत सिंह वालिया ये टेबल टेनिस प्लेयर थे, भारत के राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्लेयर। और राजा रंगप्पा नाइक ये कर्नाटक से जो है लोकसभा के पूर्व सांसद थे। तो इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ मैं आपको। जेरी स्टिलर ये अमेरिका के हैं और इन्होंने 1997 में एमी अवार्ड्स के लिए भी इनको नॉमिनेटेड किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा, ये प्रसिद्ध हास्य अभिनेता थे अमेरिका के। शफीक अंसारी यह सबसे ज़्यादा टीवी कार्यक्रम जो आता है क्राइम पेट्रोल, उसमें ये अपनी भूमिका निभाते हुए आपने देखा होगा इनको। और अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की साल 2003 में एक फिल्म आई थी बागबान, उसके लिए पटकथा लेखन का कार्य भी इन्होंने किया था। और मनमीत सिंह वालिया इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, भारत के पूर्व राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन भी रह चुके हैं। और राजा रंगप्पा नाइक ये संसद में जो है लोकसभा के कर्नाटक राज्य से सांसद थे, कर्नाटक राज्य से, और इनकी पार्टी का नाम था जनता दल। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चारों ऑप्शंस मैंने बता दी, इससे 4 क्वेश्चंस जो है आपके बन सकते हैं। पहला, जेरी स्टिलर जिनका निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये अमेरिका के एक प्रसिद्ध कॉमेडियन थे। शफीक अंसारी ये भारत के टीवी कलाकार थे। मनमीत सिंह वालिया ये स्पोर्ट्स से थे, यानी कि ये खेलकूद से संबंधित थे, टेबल टेनिस इनका खेल था। और राजा रंगप्पा नाइक ये एक प्रसिद्ध जो थे भारतीय राजनेता थे, ठीक है, कर्नाटक के जनता दल के सांसद। चौथा क्वेश्चन है, फाइंडिंग फ्रीडम किसके जीवन पर लिखी गई एक पुस्तक है? तो ये प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल इनके जीवन के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, जिस पुस्तक का नाम है फाइंडिंग फ्रीडम। याद रखिएगा, प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल। डिटेल इसमें थोड़ी सी बता देता हूँ मैं आपको। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पोते हैं ये प्रिंस हैरी, और इनकी मिसेस का नाम है मेगन मार्कल। इनकी जीवनी है ये, जो 11 अगस्त को जो है प्रकाशित होगी। और इसे शाही पत्रकार ओमिड स्कोबी और कैरोलिन डूरन ने लिखा है। याद रखिएगा, इसके लेखक हैं ये। और इसके बाद उन्हें शाही उपाधि, यानी कि ये एक घटना घटी थी यहाँ पर ब्रिटेन के अंदर, तो उसी कारण जो है वो इनको हिज और हर रॉयल हाइनेस, इनकी एक पद होता है ये छोड़ना पड़ा था इसमें। तो एक तो ये प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल, इनकी जीवनी पर आधारित है ये किताब। और इस पुस्तक का नाम आप जरूर याद रखिएगा, इस पुस्तक का नाम है फाइंडिंग फ्रीडम। ये प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के ऊपर लिखी गई एक प्रसिद्ध किताब है, और 11 अगस्त के दिन जो है ये प्रकाशित होगी। किसने लिखा ये भी आप याद रखिएगा। इसे शाही पत्रकार थे ये ओमिड स्कोबी और कैरोलिन डूरन ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किस राज्य में FIR आपके द्वारा योजना जो है हाल ही में शुरू की गई है? यानी कि अगर आप फ़ोन कॉल से पुलिस को बुलाएंगे तो FIR की जो प्रोसेस है वो आपके घर पर ही होगी, इसलिए इस योजना को नाम दिया है FIR आपके द्वार योजना। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू की गई है। इस योजना में क्या होगा, जो भी मध्य प्रदेश पुलिस के 11 मंडल मुख्यालय के 23 पुलिस स्टेशनों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये शुरू किया गया है। इसमें डायल 100 वाहन को FIR दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबल को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है, यानी कि उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके जरिए नॉर्मल शिकायत FIR जो है तुरंत दर्ज की जाएगी, और गंभीर शिकायतों के लिए सीनियर ऑफिसर से जो है परमिशन भी इसमें ली जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने और भी बहुत सारी योजनाएं स्टार्ट की, मैं फटाफट आपको बता देता हूं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। एक जीवन अमृत योजना भी स्टार्ट की, जिसमें एक चूर्ण बांटा जाएगा जनता को उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए। उस योजना का नाम है जीवन अमृत योजना। इसके अलावा दूसरी, बच्चों की पढ़ाई के लिए टॉप पेरेंट ऐप भी जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा I2T2 जिसको हम आइसोलेशन, इन्वेस्टिगेशन और टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, ये भी अभियान जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड-19 को रोकने के लिए शुरू किया गया है। और चौथी एक और योजना जो है जीवन शक्ति योजना, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो मास्क बनाएगी, और मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो 11 रुपये में एक मास्क को जो है महिलाओं से खरीदेगी। तो जीवन शक्ति योजना मास्क बनाने की एक योजना है जो MP सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और एक और जो मुख्यमंत्री
कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना भी शुरू की गई है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। इसमें जो कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग के पुलिसकर्मी की हुए और रेवेन्यू विभाग, जितने भी विभाग हुए जो कोविड-19 के कारण, लॉकडाउन के कारण अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अगर उनकी मृत्यु कोरोना वायरस के कारण होती है तो उनको 50 लाख रुपए का जो है वो इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये भी आप सारी बातें एमपी से रिलेटेड याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, भारत के किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के बीच सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा, जिसको हम बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट के लिए जो है वो स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जो इन्होंने जीता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं इसमें आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ये जो कैंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बेंगलुरु में, कैंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में स्थित है, इसने जो है स्काई ट्रैक्स का पुरस्कार हाल ही में जीता है। सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार इसने जीता है। इसके अलावा जो 3 आपको एयरपोर्ट दे रखे हैं, ये भी आप याद रख लीजिएगा। पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये दिल्ली में है, ये याद रखिएगा। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय विमानन क्षेत्र कहाँ है, ये पंजाब में है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र कहाँ पे, कोलकाता में। लेकिन यहाँ पर अभी आपसे पूछा है कि सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है, और इस पुरस्कार का नाम है स्काई ट्रैक्स। तो ये जीता है कैंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में, ठीक है। और बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जिसको हम BIAL के नाम से जानते हैं, इन्होंने 11 मई को ये घोषणा की है और हवाई अड्डे को 2020 विश्व हवाई अड्डे के पुरस्कारों में 4 साल में तीसरी बार भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में ग्राहकों ने जो है वो अपना वोट दिया था। 11 साल पुराने हवाई अड्डे के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है कि भारत और मध्य एशिया में तीसरी बार लगातार सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में कैंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को चुना गया है, जो कि बेंगलुरु में। तो याद रखिएगा स्काई ट्रैक्स ये पुरस्कार भी हाल ही में कैंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जीता है और ये बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, किस देश ने अपने एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा है। काफ़ी अच्छी उपलब्धि है भारत के लिए, क्योंकि विदेशों में भी जो भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं उनके नाम पर प्रमुख स्मारकों के और रोड के नाम रखे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इजराइल ने रखा है अभी हाल ही में, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। इजराइल की सरकार ने इजराइल के अंदर एक सड़क बनाई है, उसका नाम जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा कि 1913 में साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था सबसे पहला, और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये सबसे पहले भारतीय, ठीक है। और 27 दिसंबर 1911 को रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा भारत का राष्ट्रगान जन गण मन जो है पहली बार कांग्रेस की सभा में भी गाया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के 8 मई को, जो अभी बीता 8 मई है, उसकी 159वीं वर्षगांठ थी, ये भी आप याद रखिएगा। और इजराइल सरकार ने उन्हें सम्मान देते हुए वहाँ के तेल अवीव की एक स्ट्रीट का नाम जो है टैगोर रखा है, ठीक है। और सड़क को टैगोर स्ट्रीट का नाम दिया गया है। तो भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो इजराइल ने अपने देश के अंदर एक गली है, स्ट्रीट है, उसका नाम जो है रविंद्र स्ट्रीट के नाम पर रखा है, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा है, याद रखिएगा ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा पर विधायक पद का जो चुनाव वो लड़े थे, उस पर हाईकोर्ट ने उनकी उम्मीदवारी जो है नष्ट कर दी है। तो ये गुजरात सरकार के ये विधानसभा के विधायक थे, जिनका जो है वो इनकी जो पद की जो शपथ थी वो अभी हाईकोर्ट ने जो इनकी उम्मीदवारता जो थी वो नष्ट कर दी, ठीक है। तो क्यों किया है ऐसा मैं थोड़ा डिटेल में इसमें आपको बता देता हूँ। तो गुजरात के शिक्षा मंत्री हैं ये भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा। ये इन्होंने 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में धोलका सीट से जो जीत दर्ज की थी उसे कोर्ट ने जो है खारिज कर दिया। तो उनके जो अपोजिशन वाले थे प्रतिद्वंदी अश्विनी राठौड़, उन्होंने चुड़ासमा की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और आरोप लगाया था कि मतगणना के समय बैलेट पेपर की गणना करने में धांधली हुई, जिसकी वजह से मंत्री ने इस सीट पर 327 मतों से जो है वो जीत हासिल की थी। तो उसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो चुनाव था उसको रद्द कर दिया। तो याद रखिएगा भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा है, ये गुजरात के विधायक थे और ये पूर्व मतलब शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो इनकी उम्मीदवारिता जो है वो हाई कोर्ट ने भी रद्द कर दी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंद महासागर में चीन भारत से मात्र 684 किलोमीटर की दूरी पर किस देश में एक कृत्रिम द्वीप बना रहा है? कौन? चीन। भारत से मात्र 684 किलोमीटर की दूरी पर ये हिंद महासागर के अंदर किस देश में जो कृत्रिम यानी कि एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है मालदीव, ठीक है। मालदीव के अंदर जो है चीन एक कृत्रिम द्वीप बना रहा है। कुछ डिटेल में इसमें आपको बता देता हूँ। केरल से ये लगभग 684 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, लेकिन भारत के लिए खतरा है कि ऐसा क्यों कर रहा है चीन।
और यह छोटे छोटे 1200 आइलैंड द्वीप हैं यहाँ पे, और इसकी कैपिटल जो है माले है, ये भी आप याद रखिएगा। और ये माले जो है ये राजधानी है मालदीव की, ठीक है। और यहाँ पर 1200 लगभग छोटे छोटे आइलैंड है, और मालदीव की राजधानी जो माले है उससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ये है आइलैंड, और इसी को 3 गुने से ज़्यादा विस्तार जो है वो चीन अभी वहाँ पर कर रहा है। और यह जो रिपोर्ट है, यानी कि जो खुलासा है, दुनिया भर में हथियारों के खरीद फरोख्त पर नज़र रखने वाली जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसको हम सिप्री के नाम से जानते हैं, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने किया है। तो याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित। हमारा हिंद महासागर में चीन जो है वो भारत से 684 किलोमीटर की दूरी पर किस देश के अंदर एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है? तो ये मालदीव के अंदर बना रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। और मालदीव की राजधानी माले है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, किस देश ने इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के फिडे chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जो है जीता है? तो ये चीन के द्वारा जीता गया है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका सेकंड वाला सही है, चीन के द्वारा जीता गया है। और चीन ने जो अमेरिका को जो है वो फाइनल में हराया है। हालांकि 22 मतलब 2-2 अंकों से ये मैच ड्रा हो चुका था, लेकिन अंक तालिका में चीन सबसे ऊपर था, इसलिए चीन को जो है विजेता घोषित किया गया है। और ये जो चैंपियनशिप थी ये ऑनलाइन हुई थी, ठीक है, यानी कि 5 देशों के खिलाड़ियों ने ऑनलाइन चेस को खेला था, है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतियोगिता हुई थी। इस प्रतियोगिता का नाम था फिडे chess.com। चीन ने जीता है, किसको हराया है? इन्होंने हराया अमेरिका को। और भारत इसमें कितने नंबर पे था? भारत इसमें 5वें नंबर पर रहा, ये भी आप याद रखिए। 5th पोजीशन जो है भारत ने इसमें हासिल की है। भारत इसमें रहा है 5वें नंबर पर, चीन रहा है पहले नंबर पर, और अमेरिका है सेकंड नंबर पर, यानी कि रनर अप जो था वो अमेरिका था। और इस पुरस्कार यानी कि इस चैंपियनशिप को जीता है चीन ने। अब हम डिस्कस करते हैं स्टैटिक जीके का हमारा प्रश्न। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। स्टैटिक जीके में हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, नीला ग्रह हम किसे कहते हैं? तो ये हम सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स पृथ्वी को कहते हैं। और नीला ग्रह क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जितने भी ग्रह हैं हमारे 8, उन सभी में पृथ्वी के ऊपर ही जो है वो जल यानी कि पानी की उपलब्धता है, और इसी के कारण पृथ्वी को जो है वो नीला ग्रह कहा जाता है। और इसी ग्रह पर जो जीवन भी संभव है, ये भी आप याद रखिएगा। स्टैटिक जीके का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। महात्मा गांधी ने एक अभियान शुरू किया था, जिस अभियान का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। ये कब शुरू किया गया था? आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो 1942 यानी कि 1942 में ये अभियान यानी कि आंदोलन शुरू किया गया था, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। अब समय आ गया है क्विज़ का। तो आज की पहली क्विज़ है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, ये करंट अफेयर्स की क्विज़ है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 की उत्पत्ति और संक्रमण के लिए इनमें से किसको जिम्मेदार बताया है? वुहान लैब को, चमगादड़ को, पेंगोलिन को, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।